हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको आज सीपीसीटी एग्ज़ाम की 7 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 की मैथ्स एंड रीजनिंग की एनालिसिस कराएंगे। मैथ्स पार्ट पर चलते हैं पहले, उसके बाद रीजनिंग करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें शुरुआत में आपको 52 क्वेश्चन कंप्यूटर पार्ट के मिलेंगे। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन हिंदी का, एक पैराग्राफ आएगा यानी एक ऐसे आएगा हिंदी का, और उसमें से आपको आंसर देने हैं। और इंग्लिश मीडियम अगर स्टूडेंट होता है तो उसको इंग्लिश में लिखा मिलेगा और दोनों ही भाषाओं में आता है। ठीक है, तो आपको वो करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो ऐसे लिखा हुआ है, ये जैसे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसका हिंदी पार्ट भी देख लोगे, ये लिखा हुआ है इस तरीके। तो इसमें से इसी को पढ़ना है और इसी में से क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं आपको। ठीक है ना। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगर आपके पास कोई पेपर वगैरह नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप बाद में भी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, देखते जाओ इसको, है ना। इस कहानी को आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उसका भी हम वीडियो ले लेते हैं, आप आसानी से लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। 5 क्वेश्चन रहते हैं इसमें से, जैसे जानवरों का हाइब्रिडेशन किसको संदर्भित है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चनों के आंसर आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे आपके पास ऐसे जो ऐसे आएंगे, उस तरीके किस तरीके का ऐसे आपको मिलेगा एग्जाम में। बहुत आसान रहता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्यूटर्स के जो 52 क्वेश्चन है उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएंगी और उनको भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, हमारे ही चैनल पर मिल जाएंगी जब आप सब्सक्राइब करके उस पर पहुंचोगे तो। ठीक है ना। तो ये रहा देखो पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी ये मैथ पार्ट्स में आ जाता है। एप्टीट्यूड पार्ट मैथ ही बोलते हैं जनरली। ठीक है ना। तो इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, ये दिया है 6 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क 6 ही रहते हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये दिया है, ये इंग्लिश में दिया रहता है और हिंदी में, दोनों ही भाषाओं में दिया रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे अब तो इसमें ये पूरा दे दिया है, इजी क्वेश्चन है, किसका है, किस चैप्टर का है, बोर्ड मास रूल लगेगा, ये आपको इसमें दिया है। वहाँ नहीं लिख के आता है, एग्जाम में ये सब नहीं लिख के आएगा, ये आंसर की में लिख के आता है कि ये किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब आपको क्या देखना है, इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। हर एग्जाम में एक कैलकुलेशन क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये पक्का है, ध्यान रखो। किसी में सरल आ जाएगा तो किसी में कठिन आ जाएगा। देखो, हमें इससे इसको गुणा करना है। बोर्ड मास का रूल होता है, जैसा कि आपको पता है, BODMAS। B4 ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। O4 ऑफ, हिंदी में बोलते हैं काकी के। D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई गुणा, A4 एडिशन यानी जोड़ना, S4 सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो पहले हमें क्या करना है, देखो, एक तो ये भाग है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, अगर भाग के चिन्ह को जब हम गुणा के चिन्ह में चेंज करते हैं तो भाग के चिन्ह के बाद की जो भी संख्या होती है उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलटने का मतलब होता है 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। जैसे पलटने का मतलब 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखो 24 है, अब इसके बटे में कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्या लिखोगे भाई, जब किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना। तो पहले देखो इसका कर ले, हम एक ही स्टेप से बता रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक ही स्टेप में खत्म है क्वेश्चन। तो देखो 50.4 अपॉन 24 का इसमें भाग दोगे तो 24 दूनी 48, 2 बार गया, 24 दूनी 48, 2 बचा तो 24 हो जाएगा ये। अगर ये 24 हो जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 24 के बाद 2.1, 24 सेकंड 24। अब देखो इसको, देखो 25 इंटू 325 करना है, तो देखो 25 या 75 अगर करोगे तो देखो 75 तो ये हो जाएगा जब 3 से करते तो, और 25 से 25 करोगे तो 625 ये हो जाएगा, तो 6.25 ये हो गया। तो 75 और 6 क्या हो जाएगा, 81.25 प्लस क्या होगा 2.10। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 83.
35। कौन सा आंसर होगा? दूसरा आंसर सही होगा। अब आपको लग रहा होगा सर ने ऐसे क्यों कर दिया, 25 से 75, 25 का स्क्वायर ये 6.25। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 25 पंजे 125 की 5 हासिल की 12, 25 दूनी 50 और 12 62 की 2 हासिल की 6, 25 से 75 और 6 81। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 के गुणा करने के तरीके और भी कई एक हैं, उन तरीकों से भी कर सकते हो, जैसा कि हम कैलकुलेशन के चैप्टर में बताते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? और ये 2.1 आ ही गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 83.35। सरल क्वेश्चन है, खैर आसान क्वेश्चन है ये तो सबसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की परिधि, देखो आपको पढ़ा होगा वृत्त की परिधि, परिधि पैरामीटर परिमाप एक ही चीज होती है। अगर वृत्त का परिमाप कहता तब भी परिधि ही होती है। परिधि, परिमाप, पैरामीटर, सरकमफ्रेंस एक ही बात है। अगर इनका अर्थ निकालो तो एक ही बात है, ठीक है ना, किसी भी आकृति। अब यह है वृत्त की परिधि बोलते हैं, वर्ग और समचतुर्भुज वगैरह की अपन क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। वृत्त की परिधि, अब यहां पे क्या होता है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहता है, क्षेत्रमिति बोलते हैं जिसे, क्षेत्र के बारे में। तो यहां आपको इसका सूत्र याद होना बहुत जरूरी है कि भाई वृत्त की परिधि होती क्या है। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यह होता है। अब देखो 2 पाई आर इजिकल टू, ये हमको दिया है कितना? 44 सेंटीमीटर। और उसने वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल का जो एरिया का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें इस आर की जरूरत है, तो ये आर कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? चलो 2 से इसको काट दें, 22। अब देखो पाई का मान 22/7 होता है, तो आर बराबर 22 पाई। अब इसको यहां लिख देता हूं 22/22/7, तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो आर बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? एरिया। जब हम एरिया की बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। पाई का मान, आर का मान क्या है? 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154, कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया आपका? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही रहता है, आयतन हमेशा क्यू में रहेगा, परिमाप केवल 1D में रहता है, यानी एक ही इकाई रहेगी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देखोगे ये इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी लिखा रहता है, ठीक है ना, दोनों ही भाषा में आप देख सकते हो। निम्नलिखित नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है ना, तो 210, 209, 213, 186, 202। अब इसमें क्या रहता है, तो आप या तो आप ये देखोगे कहीं क्यू तो नहीं है, वर्ग तो नहीं है। इस तरीके से आपको कम से कम 30 तक वर्ग का याद होना और 1 से 10 तक घन का याद होना, यानी क्यूब का याद होना बहुत जरूरी है। बाकी कैलकुलेशन भी बहुत जरूरी है जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप अगर सीपीसीटी एग्जाम पास कर रहे हो तो किसी न किसी एग्जाम को आप दोगे, गवर्नमेंट जॉब का कोई ना कोई आप एग्जाम दोगे, उसी के लिए कर रहे हो। अगर जब आप गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देने जाओगे तो आपको ये सब पढ़ के ही जाओगे, भाई पहले से तैयारी होना चाहिए। ये तो नहीं है कि सीपीसीटी एकदम हो गई तो आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। सीपीसीटी हो जाएगी लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट जॉब अगर लेना है तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा स्पेशली, ठीक है ना उसका। तो ये सब अपन पढ़ के जाते हैं, वहां पे भी डिटेल में बताया जाता है, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। 210, सबसे पहले ये देखो कोई वर्ग है, स्क्वायर है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो एकदम कुछ नहीं है तो आप डिफरेंस लिख लो पहले कि भैया डिफरेंस कितना है। जैसे हम इन दोनों की बात करें तो 1 का डिफरेंस है। अच्छा हुआ क्या? -1 लिख दे, कम हुआ है तो -1 लिख देते हैं। आगे क्या हुआ? 4 का अंतर है लेकिन बड़ा है तो +4 लिख देते हैं। आगे क्या हुआ है? 13 से 86, देखो 213 से 186 यानी कम हुआ है, तो 13 कम हुआ तो 2 से 14 कम हुआ तो 27, यानी कितना कम हुआ है? -27। 13 ये, 14 ये। अगला स्टेप अगर आप देखोगे 186 से 202 यानी बड़ा है, बड़ा कितना है? +4, सॉरी +16। कितना बड़ा है? प्लस, इसको काट देते हैं, +14 और 2 16। अब आप देखोगे अगला स्टेप क्या होगा,
यहां से देखो माइनस प्लस, यानी अगला वाला माइनस आएगा, ये तो पक्का है, माइनस प्लस। अब आएगा क्या, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यू और यहां 4 का स्क्वायर। देखो अब यहां क्यू होगा, फिर इसका मतलब 1 का क्यू, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यू, 4 का स्क्वायर। अब यहां क्या आएगा, 4 के बाद 5। अब देखो स्क्वायर के बाद क्यू, क्योंकि यहां क्यू स्क्वायर, स्क्वायर क्यू, अब क्यू के बाद स्क्वायर, फिर स्क्वायर के बाद क्यू, यानी 5 का क्यू। अगला स्टेप होगा 202 में से क्या घटाएंगे, माइनस के 5 का क्यू, यानी 125। जब 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 77। कौन सा बचेगा, 77। तो आंसर क्या होगा अपना 77 आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको ऑप्शन दिखेंगे ना, तो आप ऑप्शन जब आपको दिखेंगे तो बहुत आसानी से आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये तो वैसे ही हट जाएगा कि घटना है तो एक ऑप्शन तो हटेगा, केवल इन दोनों को चेक करना है और थोड़ा सा समझ में आएगा ना तो तुरंत हो जाएगा, घटाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो एक ही सीरीज के 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। अब इसमें ये थोड़ा वो अलग कुछ टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, वह गलत संख्या कौन सी। आपको क्या देखना है इसमें, जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें अपन अगले स्टेप की बात कर रहे थे और इसमें ये कहा है कि सीरीज में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है, समझ रहे, जिसमें जैसे एक कहे कि भैया लड़कों की कतार है, अब उसमें एक लड़की घुस जाए, या लड़कियों की कतार है, एकदम खुरापाती लड़का घुस जाए उसमें, तो उसको देखना है कि भैया खुरापाती कौन है, इसमें कौन हमारा बैलेंस बिगाड़ रहा है, ये देखना है। तो जब बैलेंस बिगाड़ोगे तो देखो या तो स्क्वायर क्यू घन ये सब याद होना चाहिए एकदम फटाक, एक बार ही देखा खत्म, समझ में आ जाए कि स्क्वायर घन तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कोई घन नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है। अब क्या करोगे, अगला स्टेप होगा आपका डिफरेंस को लिखना कि डिफरेंस क्या बन रहा है। तो देखो यहां से 2 का डिफरेंस, यहां 3 का डिफरेंस, यहां क्या है 37 से और ये 3 36 9 का डिफरेंस, यहां 16 का, यहां 25, यहां 36। आप बताओ अगर यहाँ 36 है, यहाँ 25 है, यहाँ 16 है, तो ये क्या है, यहाँ 9 है। ये आपको लग रहा है 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आना चाहिए, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो गड़बड़ कहाँ है हो रहा है भैया, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 जुड़ के यहाँ 33 आना चाहिए था, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4 जुड़ के यहाँ 37 आ जाता। यानी ये स्टेप जो 34 है वो गलत है, क्योंकि यहाँ आना चाहिए अपन का क्या आना चाहिए, 33 आना चाहिए। ऐसी श्रेणियों में हमेशा ध्यान रखोगे, सबसे पहले वर्ग क्यू ये करके देख लो, दूसरा स्टेप ये देख लो शायद वर्ग क्यू का 1 2 माइनस या 1 2 प्लस तो नहीं है, कम बढ़ तो नहीं है, जैसे 1 का लिख दे 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 5, 1 बढ़ा के लिख दे, 3 का स्क्वायर 9 है तो 10 लिख दे, इस तरीके से लिख सकता है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कम से कम ये डिफरेंस लिख लो, फिर तुम्हारे में समझ में आ जाएगा। और अब भी नहीं आए तो फिर इनका एक और डिफरेंस निकाल के बता दो, उसमें नेक्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन में ऐसा होगा, नहीं तो डिफरेंस लिखोगे तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पुरानी वीडियो में आप देखोगे, पहले पेपर हो चुके हैं उनमें 2 बार डिफरेंस निकालते थे जब क्वेश्चन समझ में आता था कि इसमें क्या कह रहा है। ये ऐसी श्रेणियां थोड़ी सी टफ आती थी, इतनी टफ नहीं थी लेकिन फिर भी थोड़ी सी लगता था बच्चों को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, जिसमें से, इसमें थोड़ा सा भाषा हिंदी में थोड़ी सी अलग लिखी है एकदम, पता नहीं क्यों कौन सा फॉन्ट यूज किया है, इसलिए तो पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा वहां, लेकिन क्लियर लिख के आता है, इस तरीके से नहीं लिख के आएगा। कक्षा जैसे आप लिखते हो ऐसे कक्षा उसी तरीके से मिलेगा आपको लिखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ अलग तरीके से फॉन्ट में चेंज हो गया है, जब डाउनलोड वगैरह किया है तो कैसे डाला है उन लोगों ने ये उनको पता होगा, ठीक है ना। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, जिसमें से 15% लड़कियां हैं। देखो एक कक्षा 60 तो छात्र है, जिसमें से 15% कौन है, गर्ल्स है, और प्रत्येक लड़कियों की मासिक फीस 250 है, यानी प्रत्येक लड़की 1 महीने में 250 रुपए देती है। एक लड़के की मासिक फीस एक लड़की की मासिक फीस से 34% अधिक है, यानी भैया 250 से भी अधिक है किसकी, लड़के की। लड़के पे फाइन है, फाइन कहें या कुछ भी कहें, लड़कियों को छूट कहें, कुछ भी समझ लो। एक लकड़ी, एक देखो लड़की की जगह लकड़ी लिख दिया, एक लकड़ी की मासिक फीस, यार क्या ये कुछ भी लिख देते,
एक लड़के की मासिक फीस, एक लड़की की, एक लकड़ी हो रहा है, एक लड़की की, लड़की होगा भैया ये, ठीक है ना, हमसे भी गलत पढ़वा देते। एक लड़की की मासिक फीस से 34% अधिक है, उस कक्षा के कुल छात्रों द्वारा दी गई महीने की फीस कितनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे भैया महिलाएं कितनी दे रही हैं, लड़की कितनी दे रही हैं और लड़के कितने दे रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे कुल टोटल फीस आ जाएगी। तो पहले देख देते 60 छात्र थे। अब इसमें गर्ल्स कितनी है, 15%। तो 60 का 15% निकालोगे तो देखो भाई 60 का 15% निकालो तो हम बताते हैं कि अगर किसी भी संख्या का जब प्रतिशत निकालना होता है तो 10% क्या होता है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना यानी 6, और 5% क्या होगा, 10 का आधा कर दो तो 3 यानी 9। या आप ऐसे करोगे 60 का 15/100, 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 या 6 यानी 9। तो क्या हो गया, गर्ल्स कितनी हो गई, 15% थी, 9 गर्ल्स हो गई। आप बताओ अगर 9 गर्ल्स है तो फिर बॉयज कितने हैं, 60 टोटल है, तो 51 क्या हो गए, बॉयज हो गए फिर, ठीक है ना। या हम 85% के प्रतिशत क्यों निकाल रहे हो, इसमें से घटा दो, टोटल हो गया। अब सुनो, प्रत्येक लड़की 250 दे रही है, तो लड़कियों की फीस कितनी है, लड़कियों की कुल फीस 9 × 250, 25 नम्मा 225, 10 यानी 2250 रुपए ये कुल लड़कियों की हो गई। टोटल जो गर्ल्स थी उन्होंने 2250 रुपए दिए, कितनी थी 9। अब बॉयज की बात आती भाई, बॉयज 34% अधिक देगा, किससे, इससे, तो 250 का 34% निकाल दो, कितना निकलेगा, फिर उससे 51 से गुणा कर देंगे तो बॉयज का आ जाएगा। तो 250 का 34% कितना है, 250 का इतना तो अधिक है, 134 होता है, लेकिन 34 निकालोगे तो देखो, या तो हम ये कहें कि 10% 25 है, और 30% 25 75, और 4% 25 चौके 100, इस तरीके से निकाल लो। नहीं है तो आप भैया ऐसे करो 34/100, 0 से 0, 5 से 5 25, 5 दूनी 10, 2 से ये 17, तो 17 पंजे 85, यानी 85 रुपए अधिक देंगे कौन, बॉयज। तो एक बॉयज कितने रुपए देगा, देखो गर्ल्स कितनी दे रही थी 250 रुपए, बॉयज कितने देगा 250 + 85, यानी 250 + 85 कितना हो जाएगा, 8 5 13, यानी 35 ज्यादा, यानी 335 रुपए, 335। एक नहीं, आपको पता है कि एक बॉयज हमारा कितना देगा, 335 रुपए, समझ गए। या आप ये भी कह सकते हो, अब हम क्या करेंगे, अब कुल बॉयज की बात करते हैं, अगर हम कुल बॉयज की, तो 335 × 51 गुणा कर लो। अगर आपको सीधा करना आता है 5 का कर लो एक बार, 35 को और जोड़ दो। अगर आपको नहीं आता तो ऐसे तो करना आता है, 5 3 3 × 5 25 की 5 हासिल की 2, पंक्ति 15 और 2 17, 7 हासिल की 1, पंक्ति 15 और 1 16, 5 8 0 7 1, तो 17 0 85। तो बॉयज के जो कुल रुपए है कितना हो जाएगा, 17 0 85। अगर कुल रुपए की बात करता है तो बॉयज प्लस गर्ल्स, तो ये कितना है, प्लस 2250 रुपए। अगर आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 0 सॉरी ये लास्ट 5 5, तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 नहीं आएगा, 5 8 5 13 की 3 हासिल की 1, और 2 1 3, और 2 9 और 1, तो 19,335 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो डिटेल में हो गया आपको कि लड़कियों का अलग निकालना, और ये निकाल दिया। अगर आपको कैलकुलेशन इसमें आप छोटी बड़ी कर सकते हो, इसमें और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन इस तरीके से छोटी हो जाएगी कि भैया 250 रुपए तो लड़के दे ही रहे हैं, लड़के लड़की 250 तो दे ही रहे हैं, लेकिन लड़के कितना ज्यादा दे रहे हैं, 34%, यानी एक लड़का 85 रुपए ज्यादा दे रहा है। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे कि 250 रुपए सभी दे रहे हैं यानी 60 दे रहे हैं, प्लस अब एक लड़का यानी 51 लड़के 85 रुपए एक्स्ट्रा और दे रहे हैं, ऐसे भी गुणा कर सकते हो। तो 25 छक्के 150, तो 15,000 तो ये हो जाएंगे। अब 85 × 51 ये गुणा करना पड़ेगा, एक गुणा तो करना ही पड़ेगा, चाहे तो इसको कर लो चाहे आप इसको कर लो। ठीक है, इसको कर लोगे तो पूरा जुड़ के कितना हो जाएगा, 4,335 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 4,335। तो पूरा जुड़ के कितना हो जाएगा, 19,335 रुपए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
नहीं तो आप रिवाइज करके थोड़ा सा पुश करके और समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको वीडियो में समझ में नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, जिससे हम आगे से आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकें, जिससे आपकी समझ में आए। और बहुत जल्द ही यूट्यूब चैनल पर मैथ्स का सिलेबस भी इसी चैनल पर आपको सिखाया जाएगा, लाइव क्लास ली जाएगी, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। जो इच्छुक हो लाइव क्लास के वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको, और कमेंट भी करें, ठीक है ना, जिससे हमें भी खुशी होगी कि बच्चे देखने वाले हैं, तो हम भी जल्दी से उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। रीटा की वर्तमान आय अपनी बेटी की वर्तमान आय की 4 गुना है और उसकी मां की आय की 2/3 है। उन सब की वर्तमान आय का कुल योग 154 है। रीटा और उसकी मां की वर्तमान आय में अंतर क्या है? देखो, रीटा की वर्तमान आय अपनी बेटी की वर्तमान आय की 4 गुनी है। देखो रीटा है, अब इसकी ही बेटी है। रीटा की वर्तमान आय अपनी बेटी की वर्तमान आय की 4 गुनी है, तो रीटा 4 गुना है किससे? बेटी से। आगे कहा उसकी मां की आय की 2/3 है। कौन? देखो रीटा की वर्तमान आय अपनी बेटी की 4 गुनी है और मां का 2/3 है, तो देखो मां का 2/3 कौन है? रीटा। और रीटा हमने क्या माना है यहां? 4x, तो मां का 2/3 बराबर 4x। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6x, तो मां क्या हो जाएगी? मां बराबर 3 दूनी 6x, तो मां की क्या हो गई? 6x। कहा कि सबका योग कितना है? 154, तो यहां से कितना है सबका योग? x प्लस 4x प्लस 6x यानी 154, यानी 11x बराबर 154, तो x बराबर 14। क्वेश्चन में कहा रीटा और उसकी मां के आय में अंतर। देखो रीटा और उसकी मां कितना है? ये 4x है तो ये 2x है, तो अंतर कितना है भैया? मां माइनस रीटा की बात करें तो 6x माइनस 4x यानी 2x, यानी 2 × 14 बराबर 28। बस, या आप ये करोगे कि 14 छक्के 84, 14 चौके 56, तो इसका 84 माइनस 56, 84 साल की मां हो गई, 56 साल की रीटा हो गई, घटाओगे तो 28। अगर इनकी उम्र पूछा जाता है, कभी कभी उम्र पूछ लेता है तो उम्र बता देते, इसमें डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस होगा, कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। देखो ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन हुए। अब यहां से आगे चलेंगे आप जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसको रीजनिंग नाम से आप जानते हो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। जो न्यू फ्रेशर बच्चे हैं वो बच्चे भी इसको जरूर पढ़ें, समझें, लगाएं, बहुत बेटर लगेगा आपको भी और समझ में आएगा। पहली बार में ही गारंटी से आपका एग्जाम निकल जाएगा अगर आप सभी वीडियो को देख सकते हो। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटेड आते हैं, इसी तरीके पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि सीपीसीटी का ही क्वेश्चन सीपीसीटी एग्जाम में ही रिपीट हो गया है, ठीक है ना। समझ में नहीं आता, वीडियो को देख लें, एकदम समझ में आ जाएगा और एक बार में ही निकल जाएगा, क्योंकि इसमें पास होना होता है। ये नहीं है कि 75 में से 60 लाओ, 70 लाओ, 55 पे सिलेक्शन होगा, 38 नंबर पे आप पास हो जाते हो, तो यानी 50% नंबर आपको लगभग लाना होता है, तो आसानी से आ जाएंगे अगर आप कोशिश करोगे ईमानदारी से तो, ठीक है ना। किसी चीज को रटने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लोगे समझ में आ जाएगा। फिर आपकी ये भी समझ में आ जाएगा हमें पढ़ना क्या है। अक्सर ये नहीं पता होता पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या होगा, आप पढ़ कुछ और रहे होते हैं बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 4 शब्द दिए गए हैं, यदि सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? क्योंकि शब्दकोश का मतलब होता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, डी। जैसे मोटी जो डिक्शनरी आती है ऑक्सफोर्ड वगैरह की, या कोई भी आप लोगे डिक्शनरी लोगे तो उसमें एक सीरियल वाइज मीनिंग रहता है, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं कि भैया कैसे आप ढूंढोगे किसका नाम कहाँ है, कौन सा मीनिंग कहाँ है। तो पहले ए के मीनिंग, फिर बी के, फिर सी के। अब ए में ए हो जाएगा, फिर ए के बाद ए वाला वर्ड, फिर ए के बाद बी वाला वर्ड, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो क्या समझा रहे हैं? डी सभी में दिया है। अब देखो यहां पूछा है उसने
तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे वाला चाहिए। तो पहले वाला कौन होगा, देखो डी आई सब में है, तो डी आई के बाद ए है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, डी है, तो पहले ए वाला आएगा नहीं, डी आई के बाद ए है, डी आई तो सभी में है, तो एक नंबर पे। अब देखो ए के बाद सी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी टी है, इसमें आई है, इसमें यू है, तो फिर आई वाले पहले आएगा, तो इसमें 2 हो गया, तो ये 3 हो गया और ये 4 होगा, क्योंकि डी आई के बाद यहाँ तो डी है, इनमें तो सी वगैरह है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 2 3 4। तीसरा पूछा है तो ये आंसर हो गया। अगर सीक्वेंस पूछता, कई के एग्जामों में सीक्वेंस पूछता है तो ऐसे आ जाता 4 फिर 3 फिर ये 2 फिर ये 1, ऐसे सीक्वेंस आ जाता। कभी ऑप्शन में लिखता 3 1 4 2, ऐसे 4 3 1 2, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये तीसरा पूछा है सीक्वेंस वाला, ये आंसर होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, तो बहुत सरल आता है, आसानी से करके आना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंप्यूटर में लगे रहते हैं, टाइम नहीं रहता है, फिर सोचते हैं अबे वो नहीं होगा, और फिर मैथ में घुस जाओगे तो एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन मिल गया, 5 मिनट उसमें बर्बाद करती है। तो इस कारण से जो सरल क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी आप लोग नहीं कर पाते हो, इसमें बहुत घाटा हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, इन 3 शब्दों के संबंध को उचित विवरण विकल्प का चयन करो। दिल्ली, आगरा, मथुरा। अच्छा, इनमें क्या संबंध है, आप पॉइंट से पता चलेगा क्या संबंध है भाई। देश की राजधानियां हैं, नहीं है। शहरों का उत्तम मंदिर है, देखो मथुरा में तो है, लेकिन आगरा में, दिल्ली में नहीं है, इतना फेमस नहीं है, लेकिन हो सकता है आप आगे तो पढ़ो। इन शहरों की धार्मिक पृष्ठभूमि है या यमुना नदी के तट पर स्थित है, ये बेटर है, ये आपको बिल्कुल समझ में आया। आगरा आपने देखा होगा ताजमहल के बगल से, या मथुरा में भी है यमुना नदी, जैसे कि आपने कृष्ण भगवान की जो लीला सुनी होगी उसमें आपको मिलता है यमुना नदी का प्रचलन। और दिल्ली का मैं सोचना है यही यमुना नदी से ही बाढ़ होती है, बाढ़ आती है दिल्ली में ज़्यादातर, है ना। तो दिल्ली क्या है, यमुना नदी पर स्थित है, ये सभी। हाँ, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लो। देखो, गिल्स इज रिलेटेड टू लेमेलिया इन द सेम वे इज लंग्स इज रिलेटेड टू। देखो गिल्स क्या होते हैं, ये जैसे अपने फेफड़े होते हैं, उसी तरीके से जो सांस लेती हैं, जैसे मछलियां होती हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो सांस लेने के लिए गिल्स का उपयोग करते हैं। गिल्स का, जैसे मछली के अगर आप उसका जो मुंह होता है वहां से उठाओगे गिल्स, यानी तो वहां से वो सांस लेते हैं। तो वहीं से लोग देखते हैं कि ये मछली कितनी पुरानी है, जैसे उसमें से निकल आई तो उसकी कितनी पुरानी है, ये सब चेक करते हैं। आप जब देखोगे ऐसे लोगों से पूछोगे, मछली को जब देखोगे तो पता चलेगा, तो वो लालपन पे बने रहते हैं जब अगर ताजा मछली होगी तो, इस तरीके से। ठीक है ना, तो गल तो लेमली उसी से संबंधित है। इसी प्रकार फेफड़े किससे संबंधित है, तो फेफड़ों में भी एल्वेलियो रहता है, कूपिकाएं रहती हैं। जब आप फेफड़े पढ़ोगे तो सबसे पहले कूपिकाएं, एल्वोलियो से क्या होता है, ये एल्वोलियो ही आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ये चूसती हैं या यही ऑक्सीजन को छोड़ती हैं, ये लास्ट के पॉइंट पे आती हैं। जैसे आपका सांस ले रहे हो, फेफड़ों में जा रही है, तो फेफड़ों में ही ये सबसे छोटा पार्ट होता है एल्वेलियो, सबसे पहले यही बंद होता है। जैसे आप ऐसे सांस लेते हैं, जिनकी एल्वेलियो वगैरह चौक हो जाती है, जुकाम हो जाता है, उनको दमा की बीमारी बोलते हैं, उनको ये प्रॉब्लम से आ जाती है। तो फेफड़ों से संबंधित क्या है, एल्वेलियो संबंधित है। ठीक है ना, सांस नली में आपको ये संबंधित रहता है। जब आप बायोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक चैप्टर ये पढ़ लेना यहाँ पे, इसके लिए आपको ये सांस वाला जो श्वसन तंत्र है ना, उसको पढ़ोगे तो एल्वोलियो के बारे में आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाएगा। किसी भी बुक से आप रिलेटेड पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखो, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के निम्नलिखित अक्षर संख्या अनुक्रम का अध्ययन करें। सबसे पहले इसमें दिया है, देखो ये तो आपको एक श्रेणी दे दी, अब इसमें से छांट के इनको बनाया, अगला क्या बनेगा ये देखना है भैया। अब ये बनाया है तो ये कैसे बनाया है, इसमें से क्या संबंध लाए जो ये बना। अब यहां से चलोगे, जी डी आर कहाँ है, देखो जी डी, अब देखो एक छोड़ के, अब आर कहाँ है इसमें, लास्ट में। अच्छा, एक ये लिया, एक छोड़ के डी लिया, फिर क्या लिया लास्ट में जाके आर। चलो अगला स्टेप देखते हैं, बी, तो बी कहाँ लिया, अच्छा इसके बीच वाला ले लिया।
बी के बाद डी को छोड़ के एम लोगे फिर, अच्छा एम ले लिया, ठीक है भैया। बी के बाद डी को छोड़ के एम ले लिया। अब इसके बाद क्या लोगे, लास्ट में गए यहां से, अच्छा एक लास्ट से उठा रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। अगला स्टेप देखो, इन दोनों के बीच का लोगे, यानी डी को ले लिया, डी तो अब एक को छोड़ के 4 को लोगे फिर, तो डी 4, अब लास्ट से ले लिया तो 5 ले लिया। अब देखो, अब ये m को लेना पड़ेगा बीच से, तो m के बाद क्या होगा, n होगा, तो m हो गया और n हो गया। ये बीच का ले लिया, अगला स्टेप 4 को छोड़ के n ले लिया। अब लास्ट से लोगे तो q ले लिया, तो क्या हो जाएगा, m n q। इस तरीके से इसमें आपको देखना है कहां कितने छोड़ रहा है, कितने इसमें गैप है, उस तरीके से ये संबंध जैसा बनेगा वैसा ही आपको आगे चलना है कि ये किस तरीके से चल रहे थे, उसी तरीके से हमको इसमें ढूंढ के निकालना है कि हमें किस तरीके से चलना है। सामने वाला हमारा साथी किन पैरों पे चला है, उसी पैरों पे हमको चलना है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी भाषा थोड़ा सा समझ लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पदों, अक्षर, संख्या, प्रतीक की निम्नलिखित श्रृंखला का प्रयोग करो। यानी इसका प्रयोग करना है, कहने का मतलब संख्या कोष्ठ में दी गई है, एक संख्या माना जाना चाहिए। प्रत्येक 2 अंकीय संख्या कोष्टक में दी गई को एक संख्या मानना है। यानी इसका मतलब यह है, देखो ये 13 है ना जो कोष्टक में लिखी है, वो एक संख्या है, यानी 13 है। इसको आप 1 और 3 अलग नहीं मानना है, ये कहा है उसने, ठीक है। यदि प्रत्येक वर्णानुक्रम का मान 0 है, वर्णाक्षर का मान, एकदम प्रत्येक वर्ण अक्षर का मान, जो अक्षर होता है ABCD उसका मान 0 है, और प्रत्येक प्रतीक का मान उस अंक के वर्ग के बराबर है। यानी जो प्रतीक है, चिन्ह, उस अंक के वर्ग के बराबर है। किसके वर्ग के बराबर है, जो प्रतीक से तुरंत पहले, यानी इसमें जो चिन्ह है उसके पहले जो अंक है इसका मान इस 2 के वर्ग के बराबर है, ऐसे कहा। या यदि प्रतीक के पहले कोई अंक नहीं है, अगर ऐसा होता है कि इस प्रतीक के पहले कोई अंक नहीं है तो इसका मान फिर 1 है। फिर क्या मानेंगे, 1 है। बाईं ओर से शुरू करने पर श्रृंखला के 10 पदों के मानों का योग क्या होगा। तो भैया बाईं ओर से शुरू करोगे तो यहां से 3, देखो यहां 3, 3 6 और 3 9 और 1 10, यानी यहां तक आपको ऐड करना है, 10 हो गए। अब देखो वर्णाक्षर का मान तो 0 है, अब 2 का मान क्या होगा, देखो प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक प्रतीक का मान उस अंक के वर्ग के बराबर है जो प्रतीक के तुरंत पहले है, या यदा प्रतीक के पहले कोई अंक नहीं है तो इसका मान 1 है। बाईं ओर से शुरू करने पर श्रृंखला के वर्णाक्षर का मान तो 0 है, तो 2 का मान तो 2 ही होगा, तो 2 प्लस, अब प्रतीक से पहले 2 है तो इसका स्क्वायर है, यानी इस स्टार के चिन्ह पे 2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 8 की जगह 8 आएगा, 5 की जगह 5 आएगा, और 6 की जगह 6 आएगा, और बी की जगह तो 0 आएगा। अब अगला देखोगे तो देखो 9 आएगा, 9 की जगह तो 9 ही आएगा, लेकिन जो डॉलर है ये वाला, इसकी जगह क्या आएगा, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आ गया, प्लस अब क्यू की जगह तो 0 ही आएगा, और 3 की जगह +3 आएगा। अब इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख दूं, समझ में आ जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 + 4 + 8 + 5 + 6 + 0 + 9 + 81 + 0 + 3 जोड़ लो। 4 2 6, 8 6 14, 5 19, 6 25 और 9, 25 और 9 कितने होंगे, 34, 34 और 3 37, 37, 8 3 11, यानी 118। कितना हो जाएगा, 118। तो आपका आंसर क्या होगा, 118, जैसा कि ऑप्शन में कहा दिया, देखो ये दिया है 118 आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे वो बोल देता है, उसी तरीके से चलना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे चलना है, ज्यादा अपन को आगे वो नहीं सोचना है कि अपने मन से कुछ याद नहीं करना है, केवल क्वेश्चन जिस तरीके से कह रहा है उस तरीके से आपको मान के चलना है, ठीक है ना भाई। जैसे एग्जामिनर कहेगा वही बात माननी पड़ेगी, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
नीचे विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक इनमें से भिन्न है। उस भिन्न शब्द की पहचान की। जैसे आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक को ये देखना है भिन्न कौन सा है। अब इसमें आपको इनके बारे में, इन वर्ड के बारे में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर इनके बारे में नहीं पता होगा तो आपका आंसर हो सकता है गलत हो जाए। इसको आप इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में भी पढ़ लो, अगर ऐसे हिंदी में लियोने दिरहम भात कोर्टिस। अब इसमें देखो क्या है, ये मुद्राएं हैं। दिरहम फेमस है, यूएई की मुद्रा है। ये सीरिया की मुद्रा है और ये थाईलैंड की है, थाईलैंड की मुद्रा। ये तीनों क्या है, मुद्रा है और ये मुद्रा नहीं है। जैसे अपने यहाँ पैसा रुपया चलता है इस समय RS, अपने यहाँ रुपया चलता है, उसी तरीके से यहाँ पे मुद्रा होती है, सीरिया की, यूएई की और थाईलैंड की। तो इस तरीके से ये मुद्रा नहीं है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा, यानी आंसर आपका 4 रहेगा। अब चलो अभी देखते हैं, आपको जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, जैसा कि आपको फिर बाद में पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता है, आप क्वेश्चन भी देख सकते हो और कुछ क्वेश्चन हम बता भी देते हैं, समझा भी देंगे, ठीक है ना। बाकी आप देख लो, कम से कम ये पता चलेगा किस कैसे क्वेश्चन आपको रिलेटेड मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। जब से ये रखा है जीवन के, देखो ये जीएस का पार्ट रहता है, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन मैथ के, 6 क्वेश्चन रीजनिंग के और 6 ही जीके के। और जो हिंदी वाला पैराग्राफ जो आपको मैंने शुरू में बताया था उसके 5 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से 23 नंबर का आपका ये पार्ट रहता है और 52 नंबर का कंप्यूटर है। टोटल 75 रहते हैं, जिसमें से 38 से आपको पास होना है। आसानी से आ जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना होता है बस। इस पार्ट पे जोर दे लो, 18 से 17-18 नंबर आराम से आ जाएंगे। 20 उसमें ले आओगे तो आसानी से कंप्यूटर में पास हो जाते हो। अक्सर इन पार्टों में बच्चे ला नहीं पाते, कंप्यूटर को पढ़ते रहते हैं, तो वहां पे अगर आपको ज़्यादा नहीं खींच पाते, इनमें कम रह जाता है, तो 1-2 नंबर से ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। देखो, जीवन के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जीवन से अध्ययन तो क्या कहेंगे भाई, जीवन से संबंधित अगर विज्ञान है, क्या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये तो खोज करते हैं, गणित नहीं, जीव विज्ञान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जीव विज्ञान। ये तो सरल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रतो कप किसके साथ जुड़ा है? अब ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कप के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो कई बुकों में मिल जाता है, ठीक है ना। किससे जुड़ा है? ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। आगा का कप और ये बाकी सभी कप वगैरह होते हैं। आप अगर विविध में जाके पढ़ोगे, लूसेंट में भी विविध वगैरह दी होती है, वहां से आप थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए विविध को, क्योंकि विविध से में से क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। लूसेंट की विविध पढ़ लो, लूसेंट अक्सर सभी बच्चों पे मिलती है, चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो, है ना। लूसेंट हर जगह अवेलेबल रहती है, किसी भी छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, सभी जगह अक्सर अवेलेबल रहती है। उसकी PDF वगैरह भी आपको नेट पर आसानी से मिल जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम उसी का उदाहरण ज्यादातर देते हैं। बाकी और भी छोटी छोटी बुकों में सब में ये चीज नॉर्मल चीजें दी रहती हैं, ठीक है ना। देश का राष्ट्रीय आय होता है, क्या होता है? देश का राष्ट्रीय आय का क्या होता है? घटक आय का कुल योग। जो देश की राष्ट्रीय आय होती है, देखो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना कमाया, कितना गया, तो उसको सबको जोड़ के ही निकाला जाता है। तो क्या कहा जाता है? घटक आय का कुल योग। आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, कितनी आय हो रही है आपकी। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, हमारे देश की इनकम कितनी है? तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी सभी भागों से जोड़ी गई आय को हम आप इनकम कहेंगे। अब ये नहीं है कि हमें एक ही जगह से गेहूं को बेचने से पैसा मिल रहा है, या टैक्स से मिल रहा है, या अन्य देशों को कुछ माल भेजा उससे मिल रहा है। आई गई सबको जोड़ के निकाला जाता है। अगर हमारे देश के लोग कहीं और रह रहे हैं तो उनकी भी जो पैसा हमारे देश में आ रहा है, अगर कोई यहाँ का बंदा कहीं और जॉब कर रहा है, उसका भी पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना हम किसी और को अपने देश से पैसा अन्य देश को दे रहे हैं, तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर।
देखो वर्ष 1986 में विश्व के सर्वाधिक खराब परमाणु दुर्घटना में 31 लोगों की मृत्यु हुई और 129 अन्य तरीके से विकिरण से पीड़ित हुई, अन्य घातक रूप से पीड़ित हुए तथा प्रभावित कानों में निकली हुई विकिरण के परमाणु स्वरूप कई हजार लोगों की अल्पकालीन मृत्यु घोषित हुई। इस घटना का नाम बताइए। ये कहाँ हुआ था, हमें ये देखना है, ठीक है ना। ये जो इसमें क्या होता, परमाणु से हुआ था, ये परमाणु का एक प्रयोग किया जा रहा था, उससे हुआ था। ये कहाँ हुआ था, सोवियत संघ रूस में हुआ था, चिर्नोबिल में। ये आपको इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। इनका हिंदी का फॉन्ट इस बार थोड़ा सा अच्छा नहीं दिया, बाकी पहले दिया था। एस्टोमाइल सोले, तो इसको पढ़ सकते हो। नेम द वर्ल्ड इज द वेयर द वर्स्ट न्यूक्लियर, यहाँ से न्यूक्लियर समझ आया, ये परमाणु से था। अक्सर क्या होता है, इसको भोपाल ज्यादा लगा होगा, अरे भैया भोपाल वाला होगा ये, अन्य देश का क्यों इसमें दिया होगा, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि भोपाल का ही दिया हो, इसमें यहाँ का भी दे देते हैं, ठीक है, अन्य देशों का दे दे। ये 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में हुई। अब तक का ये सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना है, ये अब तक की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना। ये 26 अप्रैल 1986 को हुई थी उस समय, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा था, परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा था, उसके कारण इसमें जो एक मिसाइल थी उसका ये हिस्से होते हैं, इसके चौथे हिस्से में उस समय आग लगी थी। इसके जो परमाणु का जो आप वो कर रहे थे, ये परीक्षण कर रहे थे, उसके जो चौथा हिस्सा था उस चौथे हिस्से में आग लगी थी और इतनी भयंकर आग लगी थी कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। यानी आग का मतलब उसमें विद्युत उत्पादन हो गया था, है ना, करंट आ गया था, विद्युत उत्पादन एक आग की तरीके से हो गया था और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, वो कंट्रोल नहीं हो पाया था। इसको चौथे हिस्से में लगी थी, ये थोड़ा सा फेमस थी उस समय, ठीक है ना। ये नहीं रहेगा भोपाल इंडिया, ये ज्यादातर लोगों ने यही लगाया होगा इसमें, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही माना जाएगा क्योंकि इतना डीपली नहीं पढ़ पाते बच्चे, और अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार पढ़ लिया, देखो जीके में तो एक बार पढ़ लिया तो सारा लाइन, नहीं पढ़ा तो नहीं जानते तो वो टफ क्वेश्चन ही माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में वॉल्फ्राम का भंडार है, इसको इंग्लिश में पढ़ लोगे, ठीक है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर डिपोजिट वॉल्फ्राम फाउंड, ये कहाँ पाया जाता है, इसका भंडार कहाँ है, ये हम बता दें। ये यहाँ पे अगर आप इनको पढ़ोगे ऑप्शन को तो आपकी समझ में आएगा। ये राजस्थान के नागौर जिले में है और डेगना नामक एक गांव का नाम है, वहाँ पे भंडार पाया जाता है। डेगना नामक एक गांव है, वहाँ पे इसका भंडार पाया जाता है। ये कहाँ से पाया जाता है, नागौर जिले में आता है, राजस्थान के नागौर जिले में आता है। और ये जयपुर से जब आप जोधपुर के लिए जाओगे या जोधपुर से जयपुर के बीच में आपको ये स्थान मिलेगा, नागौर जिला मिलेगा, वहीं पे ये डेगना नामक जंक्शन है, ठीक है, वहीं आपको पाया जाएगा। वहाँ पे वॉल्फ्राम नामक खाने वगैरह है, ठीक है ना। तो इसका भंडार आपको वहाँ मिलेगा। कहाँ पाया जाता है ये है राजस्थान के डेगना चैंद पत्थर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। समताप मंडल में ओजोन क्षय मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसका कारण हो रहा है। जो ओजोन का क्षय हो रहा है वो किसके कारण होता है, वो हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। काफी फेमस है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर इसमें किसमें से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपकी एसी है, फ्रिज है, उनमें से भी बहुत ज्यादा निकलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जितना एसी फ्रिज ज्यादा यूज हो रहे हैं, एसी वगैरह बड़ी बड़ी एसियां, तो उनमें से जो गैस निकलती है वो ओजोन में कहीं ना कहीं उसकी जो परत है उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, अब तो ये रहा आपका जीएसबी, इसमें हमने कंप्लीट करा दिया है मैथ्स, और उसको हिंदी के पैराग्राफ को भी हमने बता दिया, उसको पढ़ के आप आंसर आसानी से दे सकते हो। उसको हमने समझाया इसलिए नहीं था क्योंकि आप आसानी से उसको पढ़ लोगे, और उसको अगर पढ़ के और मैं समझाता अगर पैराग्राफ को पूरे को, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने नहीं बताया है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप हिंदी का भी पैराग्राफ समझा के बता दो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा
कि सर हमें समझा दो, तो फिर मैं उनकी एक अलग से वीडियो आपको रेडी करके दे दूंगा, जिसमें आपको समझा दूंगा कि पैराग्राफ को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे उसका आंसर जल्दी से जल्दी आप दे सकते हो। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें हमारा, जिससे उत्साहन बढ़ेगा। ठीक है ना, हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको प्राप्त होगी। और YouTube चैनल पर भी बहुत जल्द हमारा क्लास, कंटिन्यू क्लास स्टार्ट होगा, जो कि SSC बैंक वगैरह के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और MP व्यापम के लिए भी रहेगा, क्योंकि मैथ्स हम जीरो से लेके और हायर लेवल तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं है जीरो जीरो ही बताएंगे, जीरो से लेके हायर लेवल तक, SSC CGL की लेवल तक हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, शुरुआत जीरो से करेंगे, जिससे जो बच्चे शुरुआत में जोड़ेंगे उनको भी समझ में आए, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ में आए। जहाँ जो रह रहा है वो वहाँ पे हमारा इस एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि हर व्यक्ति पढ़े लिखे समझदार बने और देश के लिए काम करे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू।